ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सेवा, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके ईडोगोनियम, वंश ईडोगोनियम, जो जयनारायण विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई प्रथम में शामिल किया गया है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने ईडोगोनियम की संरचना एवं उसके अलैंगिक जनन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे ईडोगोनियम के अंदर लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईडोगोनियम में लैंगिक जनन प्रगत विषम युग्मकी प्रकार का होता है। एडवांस्ड ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन ईडोगोनियम में पाया जाता है। यह बहते हुए जल में उगरे तंतुओं की अपेक्षा स्थिर जल के तंतुओं में अधिक पाया जाता है। अर्थात हम ये कहें कि ऐसे जल स्रोत जिसमें पानी स्थिर रहता है और उसके अंदर जो ईडोगोनियम की प्रजाति है या ईडोगोनियम के जो तंतु पाए जाते हैं उसमें लैंगिक जनन अधिक मात्रा में या अधिक रूप से देखा गया है। लैंगिक जनन के लिए ईडोगोनियम में विशेष रूप से रूपांतरित जननांगों का निर्माण होता है। नर पुंमणु के रूप में होते हैं तथा स्त्री अंड युग्मकों का निर्माण क्रमशः पूंदानी तथा अंडदानी में होता है। तो हम ये देखें कि जो ईडोगोनियम की जो कोशिकाएं हैं, जिस कोशिका के अंदर पुंमणु या एंथ्राजोइड्स का निर्माण होता है उस कोशिका को हम एंथ्रीडियम कहेंगे, और जिस कोशिका के अंदर अंडे या एग का निर्माण होता है उसको हम ऊगोनियम या अंडदानी कहते हैं। दोनों प्रकार के युग्मक आकारिकीय तथा शरीर क्रियात्मक लक्षणों में भिन्न होते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। इसलिए हम इसको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या लैंगिक जनन है उसको हम ऊगेमस टाइप या विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन कहते हैं। कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे जल की क्षारीय प्रकृति, एल्केलाइन नेचर ऑफ वाटर तथा माध्यम में नाइट्रोजनी पदार्थों की कमी लैंगिक प्रक्रम को प्रोन्नत करती हैं। तो ये दो ऐसी कंडीशन बताई गई हैं कि जैसे जल के अंदर जो क्षारीय प्रकृति है या एल्केलाइन नेचर के जो कंपाउंड्स हैं वो, और अगर हम देखें कि जो वाटर है उसके अंदर नाइट्रोजिनस जो कंपाउंड्स हैं उसकी कमी हो जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पर स्टिमुलेट हो जाता है या प्रमोट हो जाता है। जननांगों का वितरण की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन ईडोगोनियम। जननांगों के वितरण के आधार पर ईडोगोनियम की जातियों को निम्नलिखित दो वर्गों में रखा गया है। तो जो ईडोगोनियम की जातियाँ हैं उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है आपके पूर्ण दीर्घी जातियाँ, मैक्रेंडस स्पेसीज, और दूसरी हैं आपके नेनेंड्रस स्पेसीज या पूर्ववामन जातियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण दीर्घी जातियाँ। ये जातियाँ जिनमें पूर्णधानियों का निर्माण सामान्य प्रकार के तंतुओं में होता है उन्हें हम पूर्ण दीर्घी या मैक्रेंडस स्पेसीज कहते हैं। ईडोगोनियम नोडुलोसम, ईडोगोनियम फ्रेजाइल आदि कुछ पूर्ण दीर्घी जातियों में पूर्णधानी तथा अंडदानी अलग अलग तंतुओं में विकसित होती हैं। इन्हें पूर्ण दीर्घी एक लिंगाश्रयी कहते हैं। मैक्रेंडस डायोसियस, मतलब इसमें पूर्ण दीर्घी जाति है, और लेकिन हम ये देखें कि इसमें जो पूंदानी और अंडदानी अलग अलग तंतुओं पर निर्मित होती हैं, इसलिए हम इसको डायोसियस जाति या एक लिंगाश्रयी जाति कहते हैं। पूंदानी तथा अंडदानी उत्पन्न करने वाले विभिन्न तंतु कायिक अवस्था में समान होते हैं परंतु उनमें क्रियात्मक भिन्नता पाई जाती है। तो ये पूर्ण दीर्घी या मैक्रेंडस स्पीसीज की बात हुई। पूर्ण वामनीय जातियाँ या नेनेंड्रस स्पीसीज की बात करें, ईडोगोनियम की इन जातियों में पूर्णदानी तथा अंडदानी उत्पन्न करने वाले तंतुओं में सुस्पष्ट आकारिकीय भिन्नताएं होती हैं। तो यहाँ देखें कि अंडदानी और पूर्णदानी के जो निर्माण करने वाली है तंतुओं उसमें डिफरेंस पाया जाता है। इनमें नर तंतुओं का आकार स्त्री तंतुओं की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो यहाँ नर तंतु छोटा होता है। ऐसे नर तंतु पूर्ववामन अथवा नेनेंड्रियम कहलाते हैं। पूर्ववामनी जातियाँ विषम जालिक अथवा एक लिंगाश्रयी होती हैं, डायोसिस स्पीसीज होती है, अर्थात इसमें हम ये देखें कि अंडदानी और पूर्णदानी का निर्माण अलग अलग तंतुओं पर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पूंदानी की, एंथ्रीडियम।
पूंदीर्घी मैक्रेंडस जातियों में पूंधानी शीर्षस्थ अथवा अंतर्वेशी कोशिकाओं में विकसित होती हैं। तो हम ये देखें कि जो एपिकल सेल है तंतु की या इंटरकैलरी सेल्स है, उसकी कोई भी कोशिकाएं हम देख सकते हैं वो पूंदानी का निर्माण कर सकती हैं, एंथ्रीडियम के अंदर रूपांतरित हो सकती हैं। इनका निर्माण पूंदानी जनन कोशिका के विभाजन से होता है। तंतु की कोई भी टोपी युक्त कोशिका पूंदानी जनन कोशिका के रूप में कार्य कर सकती है। और टोपी युक्त मतलब हम ये बात करें जिसमें कैप पाई जाती हो, तो कैप युक्त जो भी कोई कोशिका है वो एंथ्रीडियम मदर सेल के रूप में काम कर सकती है। इस कोशिका में अनेक अनुप्रस्थ पुनर्विभाजनों के कारण चपटी कोशिकाओं की एक श्रृंखला बनती है। ये विभाजन कायिक कोशिका में होने वाले सामान्य विभाजनों के समान होते हैं। प्रत्येक विभाजन से दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपरी छोटी कोशिका को पूंधानी कोशिका तथा नीचे की बड़ी कोशिका को सिस्टर कोशिका कहते हैं। पूंधानी कोशिका केंद्रक समसूत्र विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनाता है। प्रत्येक केंद्रक रूपांतरित होकर एक पूर्णाणु बनाता है। इडोगोनियम कार्डी एकम की प्रत्येक पूंधानी कोशिका में 4 पूर्णाणुओं का पाए जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। इडोगोनियम की कॉर्डिकम स्पीसीज के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक पूंधानी कोशिका से 4 पूर्णाणुओं का निर्माण होता है। निचली सिस्टर कोशिका के पुनर्विभाजन से पूंधानी कोशिका की श्रृंखला बनती है। पूर्णाणु एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय तथा बहुकोशिकाभिक संरचना होती है। यद्यपि इनकी संरचना चल बीजाणु के समान होती है, परंतु इनका आकार बीजाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। पूंधानी कोशिका से इनका विमोचन भी चल बीजाणु के समान कोशिका भित्ति के अनुप्रस्थ रूप से फटने से होता है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि पूंवामनीय नेनेंड्रस जातियों में पूंधानियाँ छोटे आकार के विशिष्ट तंतुओं जिन्हें पूंवामन ड्वार्फ मेल कहते हैं में विकसित होती हैं। इन जातियों में अंडदानी का विकास सामान्य आकार के तंतुओं में होता है। पूंवामन एक विचित्र प्रकार के बीजाणुओं से बनता है जिसे पूं बीजाणु या एंड्रोस्पोर कहते हैं। ये बीजाणु पूंधानी कोशिका के समान चपटी तथा बिंबाब कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें पूं बीजाणुधानी या एंड्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ये पूंदीर्घी जातियों की पूंधानी के समान एक जनन कोशिका के पुनर्विभाजन से विकसित होते हैं, परंतु इनका आकार पूंधानी कोशिका की तुलना में बड़ा होता है। इडोगोनियम की वे जातियाँ जिनमें पूं बीजाणु उसी तंतु में बनते हैं जिसमें अंडदानी हो, स्त्री पूं बीजाणु गाइनेंड्रोस्पोरस कहलाती हैं तथा ऐसे बीजाणुओं को स्त्री पूं बीजाणु गाइनेंड्रोस्पोर कहते हैं। इसके विपरीत जिन जातियों में पूं बीजाणु व अंडदानी अलग अलग तंतु में विकसित होते हैं उन्हें भिन्न पूं बीजाणु या इडियोएंड्रोस्पोरस कहते हैं। पूं बीजाणु धानी का केंद्रक पूंधानी के कोशिका के समान विभाजित नहीं होता है। इसका जीवद्रव्यक एक केंद्र की बहुकोशिकाभिक पूं बीजाणु बनाता है। पूं बीजाणु धानी से मुक्त होने के पश्चात ये बीजाणु कुछ समय तक स्वतंत्रतापूर्वक तैरते हैं और इसके स्त्री तंतु में अंडदानी के ऊपर अथवा इसके निकट किसी अन्य कोशिका से चिपक जाते हैं। ये उसी स्थान पर अंकुरित होकर एक पूंवामन या ड्वार्फ मेल बनाते हैं। पूंवामन एक आधारीय स्थापनांग होल्डफास्ट तथा एक अथवा अधिक पूंधानियों में विभेदित होता है। प्रत्येक पूंधानी कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर 2 पूंभणों का निर्माण करता है। इनकी संरचना पूंदीर्घी जातियों के समान होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पूंदीर्घी जातियाँ और पूंवामन जातियों के अंदर पूंभणों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो सीधा देखने पे दिखता है हमें कि जो पूंवामन जातियाँ हैं उसके अंदर पूंभणों का निर्माण होता है, लेकिन वहाँ हम ये देखेंगे कि पूं बीजाणु बनने के बाद में पूं बीजाणु के अंकुरण से जो ड्वार्फ मेल का निर्माण होता है उस पर जो पूं बीजाणु धानियाँ पाई जाती है उसमें पूंभणों का निर्माण होता है। तो इसमें हम ये देखें कि थोड़ा सा लाइफ साइकिल लंबा हो जाता है। डायग्रामेटिक देखें हम इस चीज़ों को। जैसे ये डायग्राम हम देखें इसके अंदर यहाँ भी देख सकते हैं कि एक कोशिका दिखा रखी है जिसमें हम ये देखें कि यहाँ पर
कैप सेल हैं आपके, और हमने यही बात की थी कि कोई भी कैप सेल वाली इडोगोनियम की कोशिका एंथ्रीडियम मदर सेल के समान काम कर सकती हैं। तो आप ये देखें कि ये जो कैप सेल लगी हुई हैं और ये कोशिका है इडोगोनियम की, जिसमें केंद्रक हैं, और ये एक एंथ्रीडियम मदर सेल के रूप में काम करती हैं। फिर इसमें हमने बात की कि इसमें इस कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन मतलब जो एक्सेस होते हैं, जैसे हमारी ये एक्सेस हैं, तो इसके एट राइट एंगल समकोण पे अगर हम विभाजन की बात करें तो ये हमारा अनुप्रस्थ विभाजन कहलाता है। तो आप ये देखें कि इस कोशिका के अंदर जो विभाजन हुआ है वो आप देख लें कि एक छोटी कोशिका बनती है और एक बड़ी कोशिका बनती है। तो आप ये देखें कि जो छोटी कोशिका है, जिसको हमने कहा कि एंथ्रीडियल सेल, और नीचे वाले को हमने कहा सिस्टर सेल। तो एंथ्रीडियल सेल से आप ये देखें कि उस सेल के अंदर जो केंद्रक हैं वो समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रकों का निर्माण करता है, और इन दो संतति केंद्रकों से, या हम कहें कि ये दो कोशिकाएं बन रही हैं एंथ्रीडियल सेल से, तो प्रत्येक कोशिका पुंमणु के अंदर एक पुंमणु का निर्माण करती हैं, और नीचे वाली कोशिका जो है हमारी वो सिस्टर कोशिका कहलाती हैं। इस सिस्टर कोशिका में फिर पुनः विभाजन होते हैं और दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, और ऊपर की जो छोटी सेल्स होगी वो वापस एंथ्रीडियल सेल का निर्माण करेगी और नीचे और फिर सिस्टर सेल्स का निर्माण करेगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एंथ्रीडियम का निर्माण हो रहा है वो एक चेन के अंदर हो रहा है, और प्रत्येक एंथ्रीडियम के अंदर जो प्रत्येक एंथ्रीडियम बन रही है, उस प्रत्येक एंथ्रीडियम के अंदर हम ये देखें कि जो प्रत्येक कोशिका है वो आप ये देखें, या प्रत्येक कोशिका की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि एक सिस्टर कोशिका है और एक एंथ्रीडियल, फिर एक सिस्टर कोशिका, एक एंथ्रीडियल और ये दूसरी एंथ्रीडियल। इसी तरीके से फिर वापस डिवीजन हो जाएंगे तो तीसरी एंथ्रीडियल सेल बन जाएगी और नीचे सिस्टर कोशिका। तो हमेशा विभाजन से एक एक एंथ्रीडियल सेल्स का निर्माण होगा पूंदानी कोशिका का, और एक नीचे सिस्टर कोशिका का निर्माण होगा। आगे आप ये देख सकते हैं कि जो एक एंथ्रीडियल सेल है उसमें जो उसका केंद्र के विभाजित होकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण कर रहा है, और ये दो केंद्रक आपके पुंमणुओं के अंदर रूपांतरित हो रहे हैं। तो एक एंथ्रीडियल सेल से दो पुंमणुओं का निर्माण हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं फिर दूसरी एंथ्रीडियल सेल से दो पुंमणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि एंथ्रीडियल सेल्स का निर्माण हो रहा है। तो एंथ्रीडियल सेल्स एक चेन में या श्रृंखला में बन रही हैं। यहाँ हम श्रृंखला देख सकते हैं 1 2 3 इस तरह से। और फिर हम दूसरी बात ये कर रहे हैं कि प्रत्येक कोशिका के अंदर दो पुंमणुओं का निर्माण हो रहा है, डेवलपिंग एंथ्रोजोइट्स बन रहे हैं आपके इसके अंदर। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस प्रकार से एंथ्रोजोइट्स का निर्माण हो रहा है पूंदानी कोशिका के अंदर। ये तो बात थी कि आपके जो पूंदीर्घी जातियाँ हैं जिसमें एंथ्रीडियम और उगोनियम दोनों सामान्य तंतुओं पे बनते हैं। लेकिन जब हमने बात की कि पुंवामन जातियों के अंदर थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन या उसके अंदर विविधता देखने को मिलती है, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ देखें जो पुंवामन जातियों की बात कर रहे हैं हम, नेनेंड्रस स्पीसीज की, तो हमने कहा कि जो उगोनियम है या अंडधानी है वो तो सामान्य तंतु पे बनती है, लेकिन जो पूंधानीय हैं वो ड्वार्फ मेल या हम कहें बोने तंतु या नेनेंड्रियम पे बनती हैं। तो ये देखा जाता है कि ये नेनेंड्रियम कहाँ से बना, ये कैसे बना। तो हम ये देखेंगे कि जो इडोगोनियम के जो तंतु हैं जिसमें जिस प्रकार से पूंधानी का निर्माण होता है पूंदीर्घी जातियों में, उसी प्रकार से पुंवामन जातियों के अंदर वहाँ पर पूंधानियों का निर्माण न होकर वहाँ पर पुं बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। अब यहाँ थोड़ा सा ये भी देखने में अंतर देखने को मिलता है कि यहाँ भी एक चेन ऑफ आपके एंड्रोस्पोरेंजियम दिखेगी आपको, जैसे चेन ऑफ एंथ्रीडियम की बात की थी हमने, पूंधानियों की श्रृंखला थी, वैसे कि वैसे यहाँ पुं बीजाणु धानियों की श्रृंखला भी पाई जाती है। अंतर इतना है कि
पूंधानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक था वो समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक या संतति केंद्रक में निर्मित होते हुए और दो पूमणों का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर जो पूं बीजाणु है वह प्रत्येक कोशिका में केवल एक ही बनता है। संरचनात्मक अगर दृष्टि से देखें तो पूं बीजाणु और पूमणु की संरचना में समानता पाई जाती है, लेकिन आकार की बात करेंगे तो जो पूं बीजाणु है उसका आकार पूमणु से काफ़ी बड़ा होता है। तो ये देख सकते हैं। फिर जब ये पूमणु की बात कर रहे हैं तो ये पूमणु आपके जो अंडदानी हैं, इस अंडदानी की, ये तो अंडदानी के ऊपर या उसकी जो सपोर्टिंग सेल है नीचे वाली, अंडदानी और अंडदानी के नीचे की सपोर्टिंग सेल, उसके ऊपर जाके और जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। और ये अंकुरित होते हुए आप ये देखें कि एक इसमें बेसल सेल है और ऊपर की तरफ में आप 1 2 3 4 मतलब हम ये देख सकते हैं 2 से 4 कोशिकीय तंतु का निर्माण होता है इसके अंदर। तो ऊपर आप ये देख सकते हैं कि चेन ऑफ एंथ्रीडिया दिखाई देंगे आपको। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 से लेकर 4 एंथ्रीडियम दिखाई देती हैं। और इस एंथ्रीडियम में पुनः वही बात हो जाएगी कि प्रत्येक एंथ्रीडियल सेल के अंदर जो उसका केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण करेगा, वो दो केंद्रक पूमणों के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक एंथ्रीडियम के अंदर दो पूमणों का निर्माण होता है। तो ये हो कहाँ पर रहा है, जो ड्वार्फ मेल है या हम कहें नेनेंड्रियम है उसके ऊपर हो रहा है। फिर इसके अंदर जो आपके एंथ्रोजोइड्स बने हैं, ये एंथ्रोजोइड्स अंडदानी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। रिसेप्टिव जो स्पोर्ट है वहाँ से ये एंथ्रोजोइड्स उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो दोनों के अंदर थोड़ा ही फर्क है। आप देखें कि एक एंड्रोस्पोर बनने के बाद नेनेंड्रियम जर्मिनेशन से बना है और नेनेंड्रियम में पूंदानियाँ बन रही हैं और एक में डायरेक्ट पूंदानियाँ बनती हैं। तो पूंदीर्घी जातियों में सीधी पूंधानियाँ और पूमणु बनते हैं और जो पूं वामन जाति हैं उसमें पहले पूं बीजाणु धानी पूं बीजाणु के अंकुरण से उसके अंदर बोनाप्रो या ड्वार्फ मेल बनेगा और ड्वार्फ मेल के अंदर हम देखेंगे कि आपकी एंथ्रीडियम और उसके अंदर एंथ्रोजोइड्स या पूमणों का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम पूं दीर्घी और पूं वामन जातियों के अंदर पूंधानियों के या पूमणों के निर्माण की बात कर सकते हैं। फिर सेकंड आती है बात अंडधानी उगोनियम। एक लिंगाश्रयी जातियों में अर्थात डायोसियस जाति हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और उगोनियम अलग अलग तंतुओं पे विकसित होते हैं। में अंडदानी तथा पूंदानी एक ही तंतु में पाए जाते हैं, परंतु उभयलिंगाश्रयी जातियों में इसका निर्माण अलग अलग तंतुओं में होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर जो उभयलिंगाश्रयी जातियाँ हैं उसमें इनका निर्माण अलग अलग तंतुओं में होता है। पूं दीर्घी तथा पूं वामनीय दोनों प्रकार की जातियों में अंडदानी का विकास समान होता है, चाहे वो मैक्रेंडस स्पीसीज हो चाहे वो नेनेंड्रस स्पीसीज हो। दोनों प्रकार की जो जातियाँ हैं उसमें जो उगोनियम का विकास है वो समान प्रकार का होता है। कोई भी सामान्य टोपी युक्त कायिक कोशिका अंडधानी मातृ कोशिका के रूप में कार्य कर सकती है। तो यहाँ भी हम बात करें कि टोपी युक्त या कैप सेल युक्त जो भी कोशिका हैं वो उगोनियम मदर सेल के रूप में कार्य कर सकती हैं। इस कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन से निर्मित दो कोशिकाओं में से ऊपरी कोशिका अंडदानी तथा निचली कोशिका आधार कोशिका या सपोर्टिंग सेल बनाती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर उगोनियम सेल बनती है, उगोनियम, और नीचे की तरफ सपोर्टिंग सेल बनती है। कभी कभी आधार कोशिका अंडदानी मातृ कोशिका के समान पुनः विभाजित होकर एक और अंडदानी बनाती हैं। ऐसी दशा में दो अथवा अधिक अंडदानी एक पंक्ति में होती हैं। तो ये संभव है कि सपोर्टिंग सेल भी फिर अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा ऊपर की साइड में एक उगोनियम का निर्माण करें और नीचे वापस सपोर्टिंग सेल का निर्माण करें। तो इस तरह से चेन ऑफ उगोनियम भी देखने को मिल सकते हैं। प्रत्येक अंडदानी फूलकर गोलाकार हो जाती है, राउंडेड हो जाती है तथा इसका जीव द्रव्य एक अचल नॉन मोटाइल एक केंद्रकीय अंड में रूपांतरित हो जाता है।
शिशु अंड क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण हरा होता है। अंडदानी के परिपक्व होने पर इसकी भित्ति में एक छोटा छिद्र अथवा अनुप्रस्थ दरार उत्पन्न होती है। इस छिद्र के ठीक सामने अंड में एक काचाभ क्षेत्र होता है जिसे ग्राही बिंदु कहते हैं या रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। कुछ जातियों में निषेचन से पूर्व अंडदानी में बने छिद्र से एक श्लेष्मीय पदार्थ बाहर आता है। यह संभवतः अंडदानी में पुंमड़ों का मार्ग प्रशस्त करता है या अट्रैक्शन का काम करता है। तो हम डायग्रामेटिक देख लेते हैं इस चीज़ को। डायग्राम के अंदर जो अंडदानी है उसकी बात कर रहे थे हम। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो एक सेल है जिसमें कैप है और इसमें ऊपर की सेल गोलाकार बन गई है जिसको हम उगोनियम कह रहे हैं, और नीचे की कोशिका सपोर्टिंग सेल। आप ये देखें, ये एक अनुप्रस्थ विभाजन के कारण हुआ है। तो अनुप्रस्थ विभाजन से ऊपर की कोशिका अंडदानी के रूप में, नीचे की सहायक कोशिका या सपोर्टिंग सेल के रूप में काम कर रही है। फिर ये देखें, इसके अंदर और फूलापन आ रहा है और मोटी होती जाती है, और इसके अंदर केवल एक ही एग का निर्माण हो रहा है और ये एग न्यूक्लियस है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रिसेप्टिव हाइपा है और रिसेप्टिव हाइपा के सामने ही यहाँ एक छिद्र हो जाता है जिसमें से श्लेष्म बाहर की तरफ आता है जो पुंमड़ों को आकर्षित करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए। निषेचन की बात करें, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण दीर्घी तथा पूर्ण वमनी दोनों प्रकार की जातियों में लगभग समान होती है। तो दोनों में फर्टिलाइजेशन करीब करीब एक जैसा देखने को मिलता है। पारस्परिक रासायनिक आकर्षण के फलस्वरूप पुंमड़ों अंडदानी के निकट पहुंचते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो श्लेष्मा है जो अंडदानी के काचाभ क्षेत्र के सामने बने छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है, उससे पुंमड़ों आकर्षित हो जाते हैं। तो अंडदानी की भित्ति में उपस्थित छिद्र द्वारा उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि प्रत्येक अंडदानी में अनेक पुंमड़ों प्रवेश करते हैं, पुंमड़ों एंथ्रोजोइट्स, परंतु अंड का निषेचन केवल एक पुंमड़ द्वारा होता है। एंथ्रोजोइट्स बहुत सारे इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन जो एग है या अंड कोशिका है उससे केवल एक पुंमड़ों का ही निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है। पुंमड़ों अंड के अग्रभाग में स्थित उपस्थित काचाभ क्षेत्र द्वारा उसमें प्रवेश करता है। पुंमड़ों तथा अंड के कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक लेहन से एक द्विगुणित युग्मनज बनता है। तो जो आपका एंथ्रोजोइट है और जो एग सेल हैं, दोनों के जो सबसे पहले साइटोप्लाज्म मिलते हैं, तो हम कहेंगे उसमें कोशिका द्रव्य मिक्स होते हैं। फिर उसके अंदर उपस्थित जो केंद्रक हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आके और एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं, और इस पूरी संरचना को हम कहेंगे डिप्लॉइड जाइगोट। तो इस तरह से हम कहेंगे कि डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है इसके अंदर, और ये उगोनियम है जिसके अंदर आपका एग और मेल न्यूक्लियस दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें ये मेल न्यूक्लियस हैं, ये एग न्यूक्लियस हैं, दोनों जुड़ गए, और ये आपके डाइकेरियन ये द्विगुणित केंद्र का निर्माण करते हैं और ये अपने चारों तरफ थिक वॉल का सीक्रेशन कर लेते हैं। जाइगोट बन गया है इसके अंदर, डिप्लॉइड जाइगोट, द्विगुणित जाइगोट। फिर इसमें आपके मियोसिस होता है और 4 मियोस्पोर का निर्माण होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन, जिससे वापस आपके हैप्लॉइड स्पोर या बीजाणुओं का निर्माण होता है। युग्मनज का जीव द्रव्यक अंडदानी की भित्ति से हटकर अपने चारों ओर 2 अथवा 3 स्तरीय मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। तो जो जाइगोट है वो अपने चारों तरफ एक थिक वॉल का सीक्रेशन करता है। इसकी बाह्य भित्ति में स्मूथ अथवा जालिका रूपी गर्त पाए जाते हैं, रेटिकुलेट पिट भी पाए जाते हैं। नवनिर्मित युग्मनज क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण हरा रहता है। तो इसमें जब जो सेल वॉल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है तो ये हरा दिखाई देता है, परंतु परिपक्व होने पर ये लाल तेल के संचयन से लाल अथवा भूरे रंग का हो जाता है। तो इसका कलर रेड और ब्राउन हो जाता है। युग्मनज का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, अंडदानी की भित्ति के सड़ने पर जो उगोनियम की जो वॉल है जो सड़ जाती है, पर युग्मनज मुक्त होकर जल कुंड की तली पर बैठ जाता है। तो जो भी वाटर सोर्स है जिसके अंदर ये अभी तक था तंतु, तो उसकी जो बॉटम है उसके ऊपर बैठ जाता है। इस अवस्था में युग्मनज 1 वर्ष अथवा उससे भी अधिक समय तक विश्राम कर सकता है। तो रेस्टिंग पीरियड में जा सकता है 1 वर्ष या उससे भी अधिक। युग्मनज की विश्राम अवस्था शैवाल को प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में सहायक रहती है।
तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उसको ये सर्वाइव कर जाती है इस कंडीशन के अंदर। अनुकूल परिस्थितियां आने पर इसके द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्रण रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित संतति केंद्रक बनते हैं। कुछ समय पश्चात युग्मनज का जीव द्रव्यक 4 संतति खंडों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक खंड कायांतरित होकर एक बहुकोशाभिक चल बीजाणु बनाता है। तो इसमें 4 चल बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है जो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, बहुकोशाभिक होते हैं। इनका विमोचन युग्मनज की भित्ति के फटने से होता है। विमुक्त होने पर चल बीजाणु एक श्लेष्म पुट्टिका से श्लेष्म पुट्टिका से घिरे होते हैं, परंतु ये तुरंत ही विलीन हो जाती हैं। इन चल बीजाणुओं की संरचना मातृतंतु के अलैंगिक चल बीजाणुओं के समान होती है। तो अगर संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो जो युग्मनज के अंदर जो चल बीजाणु बने हैं उनकी संरचना और अलैंगिक जनन के अंदर जो चल बीजाणु बनते हैं उनकी संरचना लगभग समान होती है। मुक्त चल बीजाणु कुछ समय तक स्वतंत्र रूप से तैरने के पश्चात किसी अधोस्तर पर चिपक जाते हैं तथा इनकी कशाभिकाएँ जो फ्लैजिला होते हैं वो लुप्त हो जाती हैं। इनके अंकुरित होने पर अगुणित तंतु उत्पन्न होते हैं। पूर्ण दीर्घी एक लिंगाश्रयी जातियों में प्रत्येक युग्मनज से उत्पन्न 4 चल बीजाणु में से 2 नर तथा 2 स्त्री तंतु बनाते हैं। तो पूर्ण दीर्घी मैक्रेंडस स्पीसीज, डायोसियस मतलब अलग अलग तंतुओं पे अलग अलग जननांग, अंडधानी और पूर्णधानी बनते हैं। तो आप एक लिंगाश्रयी के अंदर यह देख सकते हैं कि इस जाति के अंदर युग्मनज से जो 4 चल बीजाणु बने हैं उससे 2 नर तंतु बनेंगे और 2 स्त्री तंतु बनेंगे। पीडी एकांतरण की बात करें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ईडोगोनियम में द्विगुणित अवस्था अल्पकालिक होती हैं। तो द्विगुणित अवस्था हम बात कर रहे हैं कि युग्मनज या जाइगोट के द्वारा रिप्रेजेंटेड होती हैं और वो केवल अल्पकालिक होती हैं, क्योंकि उसमें अर्धसूत्र विभाजन के पश्चात वापस हैप्लॉइड फेज या अगुणित प्रावस्था वापस प्रादुर्भावित हो जाती है। यह केवल पुंमणु तथा अंड के संयोजन से विकसित युग्मनज में पाई जाती है। युग्मनज के अंकुरित होने पर इसका द्विगुणित केंद्रक अर्धसूत्रन द्वारा 4 अगुणित चल बीजाणु बनाता है। ये बीजाणु अगुणित तंतु का निर्माण करते हैं अंकुरण के द्वारा। अतः ईडोगोनियम का जीवन चक्र अगुणित प्रावस्था प्रधान हैप्लॉइड प्रीडोमिनेंट टाइप का होता है। तो ये हम बात कर सकते हैं इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की कि इसका जो जीवन चक्र है वो हैप्लॉन्टिक टाइप का है, मतलब अधिकांश जीवन चक्र की अधिकांश प्रावस्थाएं इसकी अगुणित होती हैं और केवल द्विगुणित प्रावस्था जाइगोट के द्वारा इंडिकेट होती हैं और वो कुछ समय के लिए होती हैं, अल्पकालिक होती हैं। तो ये ईडोगोनियम के जीवन चक्र की बात हुई। अब हम ये देखते हैं कि जो नेनेंड्रस और मैक्रेंडस स्पीसीज हैं उनकी लाइफ साइकिल्स की बात कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग टाइप के लाइफ साइकिल्स देखने को मिलते हैं और ईडोगोनियम के अंदर। यहाँ देखें ये हैं ईडोगोनियम की पूर्ण दीर्घी उभयलिंगाश्रयी मैक्रेंडस मोनोसियस जाति का जीवन चक्र। तो हमने ये बात की है कि मैक्रेंडस है मतलब अंडधानी और पूर्णधानी सामान्य प्रकार के तंतुओं बनती हैं, ये पूर्ण दीर्घी। उभयलिंगाश्रयी मतलब एक ही तंतु में आपको उगोनियम भी निर्मित हुई दिखाई देगी और उसी के साथ में आपको चेन ऑफ एंथ्रीडिया दिखाई देंगे। तो आपको एक ही तंतु पे अगर अंडधानी और पूर्णधानी मिलती हैं तो हम उसको कहेंगे मोनोसियस स्पीसीज या उभयलिंगाश्रयी। तो आपकी मैक्रेंडस मोनोसियस जाति का जीवन चक्र है वो आपके सामने है। इसमें सबसे पहले देख सकते हैं हम इसको कि अलैंगिक जनन चक्र में देखें हम कि अलैंगिक जीवन चक्र है। जैसे हमने बात की कि यहाँ ईडोगोनियम है जो हमने कहा एक्स है मतलब अगुणित तंतु है। तो मैक्रेंडस मोनोसियस स्पीसीज है जिसमें अंडधानी और पूर्णधानी एक ही तंतु पे बनते हैं। तो आप देखें कि अलैंगिक जनन और जूस्पोरेंजियम चल बीजाणुधानी और से चल बीजाणु बनते हैं और चल बीजाणु के अंकुरण से वापस ईडोगोनियम का तंतु बन जाता है। तो ये अलैंगिक जनन है। फिर हम बात करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि एक कोशिका उगोनियम अंडधानी का निर्माण करती है और उसी तंतु के अंदर एंथ्रीडियम भी बनते हैं। उगोनियम में एग या अंड कोशिका
पूंधानी के अंदर पुंमणु, पुंमणु और अंड कोशिका निषेचन के द्वारा जाइगोट का निर्माण करते हैं और इस जाइगोट के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 अगुणित चल बीजाणु बनते हैं और ये 4 अगुणित चल बीजाणु अंकुरित होकर और पुनः इडोगोनियम के अगुणित तंतु का निर्माण करते हैं। तो ये आपका पूंदीर्घी उभयलिंगाश्रयी जाति का जीवन चक्र है। इसी तरीके से अगर हम बात करें मैक्रोडस डायोसियस, तो इसमें ये देखें कि अलैंगिक जनन तो जैसा आपको पूंदीर्घी जाति में देखने को मिला वैसा ही आपको पूंदीर्घी एक लिंगाश्रयी जाति में जैसा देखने को मिला, उभयलिंगाश्रयी में जैसा मिला आपको वैसा के वैसा आपको पूंदीर्घी एक लिंगाश्रयी जाति में भी अलैंगिक जनन वैसे ही देखने को मिलता है। चल बीजाणुधानी और चल बीजाणुधानी में चल बीजाणु का निर्माण और उनके अंकुरण से इडोगोनियम के तंतु या अगुणित तंतु का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ ये देखने की बात है कि जो पूंदीर्घी एक लिंगाश्रयी मैक्रोडस डायोसियस, तो यहाँ पर एक तंतु आपका मेल है, दूसरा फीमेल है। तो मेल तंतु पे एंथ्रीडियम, अंडदानी, पूंदानी, उसके अंदर एंथ्रेजॉइड्स, पुंमणु। दूसरा तंतु है आपका फीमेल फिलामेंट जिसके अंदर आपके उगोनियम अंडधानी, उसमें एग या अंड कोशिका, फिर दोनों का फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के द्वारा आपके यहाँ जाइगोट का निर्माण, जाइगोट में मियोसिस, मियोसिस से 4 जूस्पोर बनते हैं, 2 फीमेल और 2 मेल तंतुओं का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पूंदीर्घी एक लिंगाश्रयी जाति के अंदर तो ये दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती है। पूंदीर्घी उभयलिंगाश्रयी जाति हो सकती है तो एक ही तंतु पे होंगे, पूंदीर्घी एक लिंगाश्रयी है तो अलग अलग तंतुओं पे एंथ्रीडियम व अंडदानी बनती है। तीसरा जो जीवन चक्र आता है वो आपका पुंवामन जाति की बात करें जिसमें अलैंगिक जनन जूस्पोरिंजियम, जूस्पोर और उसके जर्मिनेशन से बनता है अलैंगिक जनन। लेकिन जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है कि इसके अंदर पुंवामन जाति के अंदर आप ये देखें कि 2 टाइप के फिलामेंट हैं, एक है मेल फिलामेंट, दूसरा है फीमेल फिलामेंट। तो मेल फिलामेंट में आपके क्या बनती है एंड्रोस्पोरेंजियम, पुंबीजाणुधानी, पुंबीजाणुधानी में पुंबीजाणु का जर्मिनेशन। इसी की तरह से जो दूसरा फिलामेंट है वो है फीमेल फिलामेंट, ये मादा तंतु पे उगोनियम बन रही है, उगोनियम में एग बन रहे हैं। अब यहाँ जो पुंबीजाणु बने थे वो अंड पे या उसकी सपोर्टिंग सेल पे जाके जर्मिनेट होते हैं और क्या बनाते हैं ड्वार्फ मेल। उस ड्वार्फ मेल में क्या बनती है एंथ्रीडियम, फिर उस पूंधानी के अंदर पुंमणु और ये पुंमणु और एग के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है जिससे आपके डिप्लॉइड जाइगोट स्टेज बनती है। तो इस डिप्लॉइड जाइगोट स्टेज के द्वारा आपके मियोसिस होता है और मियोसिस से 4 जूस्पोर बनते हैं। इनसे आप ये देखें 2 मेल और 2 फीमेल फिलामेंट का निर्माण होता है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जीवन चक्र लगभग वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर एंथ्रोजोइड्स का निर्माण हुआ है वो वाया एंड्रोस्पोरेंजियम, एंड्रोस्पोर के निर्माण के द्वारा हुआ है जिसके द्वारा ड्वार्फ मेल बना है। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है इडोगोनियम की पुंवामनी जातियों के अंदर। तो ये नेनेंड्रियम स्पीसीज हैं जिसमें इस प्रकार का इडोगोनियम के अंदर जीवन चक्र पाया जाता है। तो इडोगोनियम के जीवन चक्र में आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इसकी 2 जातियाँ पाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कि इसके अंदर पुंमणु का निर्माण कहाँ पर हो रहा है। एक पुंदीर्घी जाति है और एक पुंवामन जाति है। दूसरा ये कि इसके अंदर आप अगर तुलना करें कि एक है आपके पास चल बीजाणु, एक है आपके पुं बीजाणु और तीसरा है आपके पुंमणु, तो साइज के हिसाब से संरचना की दृष्टि से देखें तो तीनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन साइज के हिसाब से जो सबसे बड़ा होता है वो चल बीजाणु होता है और जो सबसे छोटा होता है वो होता है पुंमणु। सबसे बड़ा चल बीजाणु और सबसे छोटा इसका पुंमणु होता है। और जो पुं बीजाणु होता है वो इन दोनों के बीच में चल बीजाणु और पुंमणु के बीच के साइज का या आकार का होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इडोगोनियम के अंदर।
कि तीनों ही संरचनात्मक रूप से एक जैसे होते हैं, लेकिन आकार में इनमें तीनों में विविधता पाई जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था आपके ईडोगोनियम के अंदर लैंगिक जनन और उसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन चक्रों के ऊपर ऑनलाइन क्लास थी। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ईडोगोनियम, क्योंकि ईडोगोनियम के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो जीवन चक्र पाए जाते हैं, या हम कहें कि उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं और उन जातियों के जो जीवन चक्र हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इनको अच्छी तरीके से समझें, अच्छी तरीके से याद करें। धन्यवाद।